हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट अस क्रैक एनटीयूजी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एनटीयूजी नेट, दैट इज टीचिंग टेक्सोनॉमीज या फिर टेक्सोनॉमीज इन टीचिंग। सो टेक्सोनॉमीज क्या होती है टीचिंग में और कितनी तरह की होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड बाकी सब हम रिफ्लेक्टिव वगैरह करने वाले हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एनटीयूजीसी नेट। इसमें से क्वेश्चंस बहुत इजीली बनते हैं और मोर ओवर आप एनटीयूजीसी नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेपर 1 के हिसाब से देखा जाए आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ आप देखें तो टेक्सोनॉमीज के बारे में पता होना इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपको टीचिंग टेक्सोनॉमीज के बारे में पता होना तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो आपको टीचिंग टेक्सोनॉमीज क्या होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड में इनका क्या रोल है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। और कितनी तरह की टीचिंग टेक्सोनॉमीज है वो भी हम कंसीडर करेंगे। बाकी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नॉर्म रेफरेंस तक कर लिया था और इससे पीछे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का सब कुछ ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन कर लिया है। तो वो वीडियोस आप पीछे विजिट करके देख सकते हैं चैनल पे। देन अभी हम टीचिंग टेक्सोनॉमीज शुरू करते हैं। सो टेक्सोनॉमीज इन टीचिंग, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करेंगे। सो टेक्सोनॉमीज इन टीचिंग होता क्या है? इन कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन, टेक्सोनॉमीज टाइपिशली refers to the hierarchical framework or classification that categorize educational objectives, learning outcomes और cognitive skills। यहाँ पे बोला जा रहा है टीचिंग और एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो टेक्सोनॉमीज क्या है, एक हिरारिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। हिरारिकल क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ चलती है, पहले फर्स्ट स्टेप आता है, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उसको हम हेरारिकी बोलते हैं। तो ठीक है, हेरारिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है टीचिंग टेक्सोनॉमीज। किस चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए कैटेगराइज करती है? ये हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे हमारी, और कॉग्निटिव स्किल्स क्या होंगे। कॉग्निटिव क्या होता है? हमारी मेंटल स्किल्स, दिमाग से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड स्किल्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है। दीज टेक्सोनॉमीज प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। तो ये जो टेक्सोनॉमीज है ये हमें स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग लेवल्स को, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटीज के अलग अलग लेवल को, यानी कि जो भी हमारी मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो हमारा जटिल दिमाग है, उसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग लेवल्स पे ये हमें हेल्प करती है, जो कि हमारे लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लर्निंग के लिए यूज़ हो रही है हमारी टीचिंग टेक्सोनॉमीज, और टीचिंग के लिए भी यूज़ होती है। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा। In context of teaching and education, cognitive refers to the process related to the acquisition and application of knowledge। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो टीचिंग और एजुकेशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कॉग्निटिव यानी कि मेंटल एबिलिटीज जो है वो हमारी रिलेटेड है एक्विजिशन से, यानी कि कुछ एक्वायर करने से, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करना है, अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, मेमोरी किस तरह से करना है, और रीजनिंग किस तरह से होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से होगी। दीज आर द कॉग्निटिव एबिलिटीज इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेसेस दैट इंडिविजुअल यूज टू लर्न, थिंक एंड कॉम्प्रिहेंड इंफॉर्मेशन। कॉग्निटिव एबिलिटीज बोला जा रहा है यानी कि मेंटल एबिलिटीज, कॉग्निटिव की जगह आप मेंटल शब्द का यूज कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटीज क्या होती है? ये मेंटल प्रोसेस को, मेंटल प्रोसेस बताती है इंडिविजुअल का, जो वो यूज करता है लर्न करने के लिए या सोचने के लिए और इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, यानी कि उसका निचोड़ निकालने के लिए। कॉग्निटिव स्किल्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू डिफरेंट लेवल एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉग्निटिव स्किल्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है और इसके हम एक तरह से कॉग्निटिव का जो मेंटल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है उसका मतलब क्या होता है। और ब्लूम की टेक्सोनॉमी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम जो थे, बेंजामिन ब्लूम, उन्होंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दी थी, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बेसिक से स्टेप्स होते हैं, हम रिमेंबर करते हैं, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। रिमेंबर मतलब रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट। जो आज जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो आप रिकॉल करोगे, मान लीजिए मेरा एग्जाम में क्वेश्चन है कि सन कहाँ से राइज होता है, तो आप बोलोगे ईस्ट से, या आपने याद किया, ठीक है, आपको उसके बारे में पता नहीं ईस्ट से क्यों होता क्यों नहीं होता, ठीक है, आपको पता है कि ईस्ट से होता है, जो सूरज है वो पूरब से उगता है, ठीक है, इतना हो गया। तो ये आपने रिमेंबर कर लिया, सोच लिया। आप एग्जाम में बैठे हो, आपने पिछला थोड़ा रिकॉल किया और आपको याद आ गया यार पूर्व से सूरज निकलता है, यानी कि ईस्ट से सूरज निकलता है। देन अंडरस्टैंड करना, अब इसको आप जो भी आपने इंफॉर्मेशन ग्रास्प की है उस इंफॉर्मेशन का मीनिंग निकालना। अब मैंने पूछा कि ये सन जो है वो ईस्ट से क्यों राइज होता है,
इससे ही क्यों राइज होता है? तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स निकालोगे, इस चीज को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे कि जो अर्थ है वो स्पिन करती है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सन के चक्कर काटती है, तो उस वजह से सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, ये सब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ आएगा कि अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो आप, ठीक है। देन आप उस नॉलेज को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। जैसे कि न्यू न्यू सिचुएशंस होगी उसमें आप अप्लाई करोगे ये चीज। उसके बाद आप एनालाइज करोगे। अब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन करोगे और उसके अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स को समझोगे, माइक्रो माइक्रो जो कंपोनेंट्स होंगे उसको समझोगे। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल से ले लेते हैं हम। आप ईस्ट ईस्ट से सूरज निकलता है तो आप नॉर्थ पोल के बारे में समझोगे, साउथ पोल के बारे में समझोगे, सन के बारे में समझोगे, आप अर्थ के बारे में समझोगे, आप रोटेशन के बारे में समझोगे। उसके बाद आप उसका जो वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन उसके बारे में समझोगे और कितना उसको टाइम लगता है रिवॉल्व करने में। जैसे 364 1/4 डेज लगते हैं टू रिवॉल्व अराउंड द सन। रोटेशन के लिए 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो एक रोटेशन कंप्लीट होता है। तो ये सब आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके इन अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझोगे। दैट इज एनालाइजिंग। देन इवेल्युएट करोगे। अब आप इस इंफॉर्मेशन का निचोड़ निकालोगे। फॉर एग्जांपल जजमेंट निकालोगे आप, फॉर्मिंग ओपिनियन, और उसको अपने शब्दों में लिखोगे और बताओगे कि उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से। दैट इज इवेल्युएट करना, यानी कि जजमेंट करना, निचोड़ निकालना। इवेल्युएशन ही है ना एक तरह का, तो इवेल्युएट करना। देन क्रिएट करना, फिर आप अपने नए आइडियाज के थ्रू सब कुछ नई चीजें जनरेट करोगे। अब आप मास्टर बन गए, आपको हर चीज का नॉलेज है, तो आप नई चीजें क्रिएट करोगे। तो कॉग्निटिव यानी कि मेंटल स्किल्स से रिलेटेड कुछ ये पॉइंट्स थे, तो ये सब आपको थोड़े पता होने चाहिए। बाकी हम अभी टेक्सोनॉमीज के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो वेल नोन टेक्सोनॉमी है एजुकेशन में वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड एंडरसन एंड क्रेथॉल्स टेक्सोनॉमी। आपको ये नाम भी याद रखना। अभी तक आप ब्लूम के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन एंडरसन एंड क्रेथॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। और ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो कॉग्निटिव डोमेन की उसी से रिलेटेड है। और ब्लूम टेक्सोनॉमी वॉज डेवलप्ड बाय द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम था और उनके कलीग्स के साथ मिलकर उन्होंने ये टेक्सोनॉमी डेवलप की थी 1950 में। इट कैटेगराइज कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि मेंटल स्किल्स को कैटेगराइज करता है इनटू हायरार्की ऑफ 6 लेवल्स। 6 लेवल्स में बांटा गया है, रेंजिंग फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक इनको स्टेप बाय स्टेप में बांटा गया है। किसको? मेंटल एबिलिटीज को या मेंटल स्किल्स को। द ओरिजिनल लेवल फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सबसे छोटे लेवल से एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल तक, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक बांटा गया है। तो सबसे पहले हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं और इवेलुएट करते हैं। तो ये जो है हमारे पूरे के पूरे स्टेप्स है। सबसे पहले नॉलेज को एक्वायर करना, उसका कॉम्प्रिहेंशन करना, एप्लीकेशन करना, एनालाइज करना, सिंथेसिस करना और इवेलुएट करना। इसको में हमने लर्न किया था ऐसे के केस करके, के केस की ट्रिक से हमने इसको लर्न किया था, सो दैट हम ये स्टेप्स याद रहे। क्योंकि एग्जाम में अभी सिर्फ यही नहीं पूछा जाता कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या होती है या फिर एंडरसन एंड कैथोल की टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है और ये किससे रिलेटेड है। आप बोलोगे कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है या कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड है, पर अभी क्वेश्चन जो एनटी के हिसाब से पूछा जा रहा है वो हियरार्किकल स्टेप्स पूछा जा रहा है कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन के बाद कौन सा स्टेप आएगा। आप बोलोगे एनालिसिस आएगा या फिर सिंथेसिस आएगा या वैल्यूएशन आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये स्टेप्स पता होना चाहिए। आप इसको के केस से याद कर सकते हैं, यानी कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। द टेक्सोनॉमी हेल्प एजुकेटर टू डिजाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये टेक्सोनॉमी आपको हेल्प करेगी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, असेसमेंट के लिए, एक्टिविटीज के लिए दैट प्रोग्रेसिवली चेंज स्टूडेंट engage in more complex cognitive processes। देखिए हम यहाँ से अगर लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए तो स्टूडेंट पहले सबसे पहले नॉलेज एक्वायर करता है, फिर उसका कॉम्प्रिहेंशन करता है, उसको अलग अलग से समझता है, उसको अप्लाई करना सीखता है, उसको एनालाइज करता है, सिंथेसिस करता है, फिर उसके बाद इवेल्युएट करता है, उसका निचोड़ निकालता है कि उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। तो उसी तरह से टीचर्स के लिए भी हेल्प कर रहे हैं ये जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। अब एंडरसन और क्रेथॉल का क्या रोल है वो हम आगे देखते हैं। तो एंडरसन और क्रेथॉल टेक्सोनॉमी क्या है, ये भी इन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पे बनाई है। लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रेथॉल, ये इनका पूरा नाम है, आपको पता होना चाहिए। रिवाइज्ड एंड एक्सप्लेन
एंड एक्सपेंडेड द ओरिजिनल टेक्सोनॉमी इन 2001। 2001 में इन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया। Identify two dimensions, the cognitive process dimension similar to Bloom original taxonomy and the knowledge dimension। बोला जा रहा है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी से ही इन्होंने प्रेरित होके 2001 में ब्लूम की टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया और उसके अलग डायमेंशंस निकाले। उसमें क्या था, हमने के केस किया था, सी के ए के केस, सी ए एस ई, ठीक है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, फिर एनालाइज करना, फिर अप्लाई करना, उसका सिंथेसिस करना, इवेलुएट करना, ये किया था। उस वो नॉलेज की जगह ले आए रिमेंबर करना। नॉलेज का मतलब तो वही है ना, रिमेंबर करना, रिकॉल करना। देन उसका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप था हमारा कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन की जगह वो लोग ले आए, कॉम्प्रिहेंशन की जगह उन्होंने रख दिया अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंड करना, सेम ही मीनिंग है। उसके बाद हमारा था एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की जगह अप्लाई, और उसके बाद था हमारा एनालिसिस, एनालाइजिंग लिख दिया उन्होंने वहाँ पे, और सिंथेसिस की जगह इवेलुएटिंग कर दिया। और इसमें लास्ट क्या था हमारा, लास्ट था हमारा इवेलुएशन। तो इवेलुएशन की जगह वो ले आए क्रिएटिंग, क्रिएट करना कुछ। तो बस इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी अगर आपसे पूछे जाएगी तो आप के केस लगा देना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, अप्लाइंग और सिंथेसिस एंड इवेलुएशन। और अगर ये वाली पूछेंगे आपसे, लॉरेन एंडरसन एंड डेविड ग्रेथॉल की पूछेंगे, इन्होंने 2001 में ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया था, तो उसके आपका रूवैक बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएटिंग। तो ये आपका बन गया ये। और उनका, इनके जो डायमेंशंस थे, इसमें आता है हमारा फैक्चुअल नॉलेज। डायमेंशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि डायमेंशंस किस किस डायमेंशंस पे बेस्ड थे। तो दो डायमेंशंस इन्होंने बताए, एक तो कॉग्निटिव प्रोसेस बता दिया, ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस हमने किया जो कि हमारा मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, तो मेंटल प्रोसेस कैसा होगा, जो कि ब्लूम ने भी बताया था। लेकिन इन्होंने इसमें साथ में नॉलेज डायमेंशंस भी इंक्लूड कर दिए, ठीक है। नॉलेज से क्या रिलेटेड है, तो फैक्चुअल नॉलेज होता है हमारा एक, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। कंसेप्चुअल नॉलेज जो कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, ये कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। और प्रोसीजरल नॉलेज प्रोसेस बेस्ड है। और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव यानी कि सोचने के, विचारों के ऊपर विचार करना, इनकी कॉग्निशन ऑन कॉग्निशन बोल सकते हैं, यानी कि सोच के ऊपर सोच करना, ठीक है। जो भी आपने आइडियाज बनाए, उन आइडियाज के ऊपर दोबारा विचार करना, दैट इज मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। वो इनमें से कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर आप दोबारा विचार कर रहे हो। तो इन्होंने नॉलेज की डायमेंशंस निकाल दी चार, की हमारा नॉलेज कितनी तरह का होता है। फैक्चुअल नॉलेज होता है जो कि फैक्ट्स पे आधारित होता है, तथ्यों पे आधारित होता है। देन कंसेप्ट्स पे आधारित भी कुछ नॉलेज होता है, और प्रोसीजर्स पे आधारित जो प्रोसेस बेस्ड नॉलेज होता है, और कुछ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज होता है। हिज टेक्सोनॉमी रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड देयर इंटरप्ले विद द कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब इनका जो नॉलेज की डायमेंशंस है, इनका इसमें क्या रोल है, ये हमारे एंडरसन एंड डेविड की ग्रेथॉल की जो टेक्सोनॉमी आई, ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001 में इन्होंने रिवाइज की, उसमें बताया गया। तो इतनी सी थी ये बात। और आपको ध्यान रखना है कि जो क्रेथॉल और एंडरसन है, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से ही रिलेटेड है, इन्होंने 2001 में इसको रिवाइज किया है। देन आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन हमारा जो है, in education refers to the emotional and attitudinal aspects of learning। अब ये affective domain जो वो इमोशन से रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है, जो कि लर्निंग पे हमारा इमोशंस या हमारे एटीट्यूड या बिलीव्स का क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज related to affective domain। It involves the development of feeling, attitude, values and beliefs। इसमें क्या क्या आता है, हमारे जो भी
फीलिंग्स है, एटीट्यूड्स है, वैल्यूज है, बिलीव्स है, वो सब आते हैं। द अफेक्टिव डोमेन इज वन ऑफ द थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग अलॉन्ग साइड द कग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल स्किल्स। बोला जा रहा है कग्निटिव स्किल्स जो जो डोमेन था वो हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स से रिलेटेड था। साइकोमोटर डोमेन जो है वो फिजिकल स्किल से रिलेटेड है। एजुकेटर्स फोकस ऑन द अफेक्टिव डोमेन टू फोस्टर द इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसमें देखो हमारा एटीट्यूड आ रहा है, हमारी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, फीलिंग्स आ रही है, एटीट्यूड आ रहा है, एटीट्यूड आ रहा है, वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, बिलीफ आ रहा है, हमारे क्या बिलीफ्स हैं। तो ये सब हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है, इमोशंस से रिलेटेड है। तो ये सारे जो हमारे इसके ये इफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड हो गया, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, सोशल स्किल्स से रिलेटेड हो गया, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। तो अफेक्टिव डोमेन अभी हमें इतना समझ आया कि इमोशन से रिलेटेड है अफेक्टिव डोमेन। अब इसके बारे में थोड़ा हम और सीखेंगे। Teaching taxonomies related to affective domain provide a structured framework for understanding and categorize different level of emotions and attitudinal development। बोला जा रहा है कि affective domain से related जो teaching and learning strategies है वो हमें different hierarchical steps बताती है, different steps बताएंगी हमारी emotions और एटीट्यूडनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। वन वेल नोन टेक्सोनॉमी इन अफेक्टिव डोमेन इज अफेक्टिव डोमेन टेक्सोनॉमी डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम। ये भी बेंजामिन ब्लूम ने ही डेवलप किया एंड हिज कलीग्स। However, it's important to note that affective domain doesn't have the same hierarchical structure as cognitive domain। अब इसका सेम स्ट्रक्चर तो है नहीं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की तरह नहीं है इसका स्ट्रक्चर। इंस्टेड इट टिपिकली involves categories that represent different level of emotions and attitudinal engagement। इसमें different levels बताए गए हैं, वो हम आपको अभी बताएंगे। तो अफेक्टिव डोमेन जो है, जो कि ब्लूम की ही टेक्सोनॉमी है, उसमें हमें स्टेप्स दिए गए, रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना और कैरेक्टराइजेशन। ये स्टेप आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। तो आर वॉक, ये इसकी ट्रिक बन गई। रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना और कैरेक्टराइज करना। तो आपको इतना सा सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस ही पूछे जा रहे हैं। आप रिसीव करते हो इन्फॉर्मेशन को, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हो, उसको किस तरह से वैल्यू करते हो, आपके क्या सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, आपका क्या बिहेवियर होता है, दैट इज वैल्यू। एंड ऑर्गेनाइज करते हो आप। Organizing involve bringing together different values into a coherent system. It reflects the इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसिस्टेंट बिलीफ सिस्टम। आपका ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर बेस्ड है कि आपका कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, डिफरेंट जो भी आपके जो भी डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको आप एक साथ लेके आते हो, ऑर्गेनाइज करते हो आप, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। एंड कैरेक्टराइज करते हो, हाईएस्ट लेवल इंडिविजुअल एक्ट कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डिंग विद देयर वैल्यूज, दे डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू देयर वैल्यूज थ्रू देयर बिहेवियर। ये हाईएस्ट लेवल है कैरेक्टराइजेशन, जो कि आपके वैल्यूज जो है, वैल्यूज को किस तरह से आप अपने जिंदगी में आप उनके प्रति किस तरह से कमिटेड रहते हो, किस तरह से कमिटेड रहते हो, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। तो इसका आपको सिंपल बेसिक सीक्वेंस याद रखना है कि रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वैल्यू करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और कैरेक्टराइज करते हैं। तो ये था हमारा इफेक्टिव डोमेन, जो कि किससे रिलेटेड था, हमारा हमारे इमोशन से रिलेटेड था। तो ये इमोशन से रिलेटेड था और इसमें हमने 5 स्टेप्स किए, दैट इज रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज एंड कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन हमारा फिजिकल एबिलिटीज से रिलेटेड है, ठीक है, फिजिकल एबिलिटीज से रिलेटेड है। देखिए फिजिकल स्किल्स यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, जो भी फिजिकल एबिलिटीज है उनसे रिलेटेड है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय R.H. डेव। तो ये साइकोमोटर डोमेन हमारा किसने दिया था, डेव ने दिया था, आपको ये पता होना चाहिए। A scholar in education and it complement the cognitive and affective domain। ये एक तरह से complement करता है हमारे affective domain को और हमारी cognitive domain को। देखो cognitive domain जो था हमारा किससे रिलेटेड था, हमारा मेंटल स्किल्स से रिलेटेड था, ठीक है, और जो अफेक्टिव था वो किससे रिलेटेड था, इमोशंस से रिलेटेड था, इमोशंस। और साइकोमोटर किससे रिलेटेड है, फिजिकल एबिलिटीज से रिलेटेड है। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये कॉग्निटिव मेंटल से रिलेटेड है, अफेक्टिव इमोशन से रिलेटेड है और साइकोमोटर हमारा फिजिकल एबिलिटीज से रिलेटेड है, जो कि एजुकेशन में हम यूज करते हैं।
While cognitive domain focus on intellectual skills and affective domain focus on attitudes and values, psychomotor domain addresses physical and motor skills. ठीक है, मोटर स्किल्स यानी कि जो हाथ से करने वाली स्किल्स है. डेव साइकोमोटर डोमेन आउटलाइन अ हिरारिकल लेवल and each represent different degree of complexity in development of motor skills. डेव ने जो साइकोमोटर डोमेन दिया है उसमें अलग अलग जो लेवल है, हिरारिकल लेवल है, स्टेप बाय स्टेप जो बताया गया है उसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज बताई गई है. हमारे मोटर स्किल्स, हमारे जो हम फिजिकली परफॉर्म करते हैं स्किल्स, उनके बारे में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज बताई गई है. तो इसकी भी एक ट्रिक बना सकते हैं हम, IMPAN, आई एम पान. ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप. हमने भी ऐसे लर्न किया था. दैट इज इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन. अब मोटर स्किल्स कैसे आएंगे? आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, यू आर लर्निंग दैट हाउ टू ड्राइव अ कार. आप कार किस तरह से ड्राइव करते हो. तो सबसे पहले आप इमिटेशन करोगे, यानी कि सिंपल लेवल से स्टार्ट करोगे. आप ऑब्जर्व करोगे, मिमिक करोगे. मिमिक क्या होता है कि आप देख देख के सीखोगे कि ये ऐसी चीज कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा. ठीक है. देन आप मैनिपुलेट करोगे. अब आप खुद लर्न करना शुरू करोगे. आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मैनिपुलेट करोगे उनको. ठीक है, दैट इज मैनिपुलेशन. आप उसमें अपनी चीजें घुसाओगे, दैट इज मैनिपुलेशन. देन आप प्रिसीजन करोगे, एबिलिटी टू परफॉर्म मोटर स्किल. अब आप में थोड़ी थोड़ी एबिलिटी आ गई, थोड़ी हाई डिग्री और एक्यूरेसी आ गई और कंट्रोल आ गया. आप कार चलाना धीरे धीरे सीख गए हो. ठीक है. आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, मिमिक किया, यानी कि सेम सेम वैसे कॉपी किया. मिमिक करना यानी कि कॉपी करना. आपने कॉपी किया, उसके बाद आपने मैनिपुलेट किया. आपने कुछ दिमाग लगाया, दिमाग चलाया, मैनिपुलेट किया उस चीज को, और आप थोड़ा थोड़ा खुद ड्राइव करने लग पड़े. प्रिसीजन का मतलब कि आप में थोड़ी हाई एक्यूरेसी आ गई, एक हाई डिग्री आ गई परफॉर्मेंस की. ठीक है. देन आर्टिकुलेशन, एबिलिटी टू परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. अब आप इतने ज्यादा मास्टर बन गए हो कि आप खुद से कार चला रहे हो बिना किसी के सहारे के. दैट इज आर्टिकुलेशन. नेचुरलाइजेशन मतलब कि हाईएस्ट लेवल आ गया आपका. अब आपको कहीं भी ले जाओ कार को, आप बिना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको हर चीज पता है, नेचुरल स्किल बन गया आपके लिए. आप आंख बंद करके भी कार चला सकते हैं. दैट इज नेचुरलाइजेशन. तो आपको भी इसका स्टेप लर्न करना है. IMPAN, दैट इज इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन. तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है. तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टीचिंग जो टेक्सोनॉमीज है वो है कि किससे रिलेटेड. तो टीचिंग टेक्सोनॉमीज जो कॉग्निटिव की थी, यानी कि मेमोरी से रिलेटेड थी, वो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी. और उसमें हमें एक सिंपल से स्टेप्स बताए गए थे कि रिमेंबर करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, क्रिएट करते हैं. देन हमारा जो था ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी हमने. ब्लूम टेक्सोनॉमी में के केस हमने ट्रिक बनाई. के केस मतलब कि नॉलेज करना, कॉम्प्रिहेंशन करना, एप्लीकेशन करना, एनालाइज करना और सिंथेसिस करना और इवेलुएट करना. देन एंडरसन और क्रेथॉल ने आके ब्लूम की टेक्सोनॉमी को दोबारा से रिवाइज किया 2001 में, और उन्होंने उसकी दो डायमेंशंस निकाल दी एक तरह से. और वो दो डायमेंशंस कौन सी थी हमारी? एक थी कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड, एक कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड थी, और एक हमारा नॉलेज डायमेंशन थी. ठीक है. एक कॉग्निटिव प्रोसेस से थी और एक नॉलेज, यानी कि मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड, नॉलेज से. मेंटल से इन्होंने क्या निकाला? रिमेंबर करना. वही जो हमने के केस किया था उसी का उन्होंने रुएक बना दिया, यानी कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एनालाइज, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग. और नॉलेज डायमेंशन उन्होंने निकाली कि फैक्चुअल नॉलेज होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज होता है, प्रोसीजरल नॉलेज होता है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज होता है. उसके बाद हमने इफेक्टिव डोमेन पढ़ा. Affective domain is related to our emotions, beliefs, attitudes and values. उसके बाद हमने इफेक्टिव डोमेन के बारे में पढ़ा कि इसकी हमने ट्रिक बनाई कि ये इमोशंस को किस तरह से हिरारिकल स्टेप्स में बांटा गया है. दैट इज RR वोक, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. देन उसके बाद हमने साइकोमोटर डोमेन पढ़ा. दैट इज रिलेटेड टू आवर फिजिकल और मोटर स्किल्स. और जो मोटर और फिजिकल स्किल्स हैं उनकी भी हमने एक हिरारिकल स्टेप लर्न किया, जिसमें हमने उसकी एक ट्रिक बना ली. दैट इज IMPAN. IMPAN मीन्स की
इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो ये हमारी एक ट्रिक बन गई और इसी से हमने इनके सारे के सारे स्टेप्स लर्न कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार देख के रिवाइज करें अगर आपको याद ना हो, और आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं सो दैट आप इन तीनों डोमेन्स को अच्छे से लर्न कर पाए। और आपको इनके स्टेप्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव डोमेन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, फोर्थ स्टेप कौन सा है, फोर्थ लेवल कौन सा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अफेक्टिव डोमेन का मैंने अभी बताया, तो फोर्थ स्टेप कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, दैट इज आवर फोर्थ स्टेप। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन एनटी पूछ रहा है तो आपको ये सारे स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके साथ में ट्रिक्स भी बन गई। ट्रिक्स क्या, आप फर्स्ट वर्ड को ले ले और अपने से एक ट्रिक बना दे सो दैट आपको याद रहे, आप उसको याद कर पाओ और रिटेन कर पाओ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।